राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सेमेस्टर 4 बीए हिंदी लिटरेचर उपन्यास साहित्य, क्लास सेकंड, रैपिड रिवीजन। ये क्लास है एमजीएसयू बीकानेर के स्टूडेंट्स के लिए। इससे पहले हम लाइव क्लास ले चुके हैं क्लास फर्स्ट की, और आज हम रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं। तो शुरू करते हैं। भारतीय साहित्य की महान गाथा प्रमुख उपन्यास। पाठ्यक्रम का विहंगावलोकन जो है वो देखते हैं कि क्या है। उपन्यास रंगभूमि प्रेमचंद द्वारा, पात्र कौन है, सूरदास हैं, और मूल विषय जो है वह है सामाजिक न्याय। उपन्यास त्यागपत्र, जिनके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। पात्र जो है वो है मृणाल। मूल विषय है नारी चेतना। उपन्यास अनामदास का पोथा, जिसके लेखक जो कवि हैं वो हैं हरिशंकर प्रसाद द्विवेदी। पात्र एक, मूल विषय लोक मंगल। उपन्यास महाभोज मन्नू भंडारी। पात्र है विशेषर। मूल विषय है राजनीतिक यथार्थ। मृणाल का चरित्र चित्रण, आधुनिक भारतीय नारी की चेतना और आत्मसम्मान का प्रतीक। चरित्र की प्रमुख विशेषताएं। मृणाल का चरित्र कैसा था उसके बारे में पढ़ते हैं। मृणाल त्यागपत्र की प्रमुख नायिका है और पूरे उपन्यास की आत्मा मानी जाती है। जैनेन्द्र कुमार ने उसके माध्यम से आधुनिक भारतीय नारी के मन, संवेदनाओं, आत्मसम्मान और स्वतंत्र व्यक्तित्व का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण किया है। वह शिक्षित, बुद्धिमान, संवेदनशील तथा स्वाभिमानी स्त्री है, जो अन्याय, असमानता और सामाजिक रूढ़ियों को बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करती। महत्वपूर्ण बिंदु। उपन्यास की मुख्य नायिका आत्मसम्मानी एवं स्वाभिमानी, शिक्षित एवं संवेदनशील, स्वतंत्र विचारों वाली, सामाजिक रूढ़ियों का विरोध, नारी चेतना की प्रतीक। एग्जाम में जो पीवाईक्यू है वो है सर्वाधिक संभावित प्रश्न, मृणाल के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। परीक्षा के दृष्टिकोण से मृणाल का अर्थ है आत्मसम्मान, नारी स्वतंत्रता और साहस। पिछले वर्षों के प्रश्न में मृणाल का चरित्र चित्रण और उसके व्यक्तित्व की विशेषताएं प्रमुखता से पूछी गई हैं। महत्वपूर्ण कीवर्ड्स हैं मृणाल, आत्मसम्मान, नारी चेतना, स्वाभिमान, स्वतंत्रता। त्यागपत्र मृणाल का चरित्र चित्रण। देखिए मृणाल में क्या है, वो शिक्षित है एवं संवेदनशील है, आत्मसम्मानी एवं स्वाभिमानी है, स्वतंत्र विचारों वाली है, सामाजिक रूढ़ियों का विरोध करती हैं। दृष्टिकोण से देखें तो परीक्षा में मृणाल का अर्थ केवल पीड़ा नहीं बल्कि आत्मसम्मान, नारी स्वतंत्रता और साहस है। इसमें मुख्य जो वर्ड है वो यही है कि आत्मसम्मान, नारी चेतना और स्वतंत्रता। त्यागपत्र के सहायक पात्र। देखिए इन जो मृणाल है वो मुख्य पात्र हैं और उनके सहायक पात्र जो हैं वो कौन कौन से हैं। पात्रों की भूमिका और उनकी प्रतीकात्मकता। प्रमोद जो है वो मृणाल के पति हैं। संवेदनशीलता और वैचारिक संघर्ष। चरित्र का स्वभाव, वह अत्यंत संवेदनशील, विचारशील और समझदार पात्र हैं, जो परिस्थितियों को गंभीरता से समझता है। यहाँ प्रमोद जो है वो उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। प्रतीकात्मक भूमिका, व्यक्ति और समाज के बीच चलने वाले वैचारिक संघर्ष को स्पष्ट करने में उसकी मुख्य भूमिका है। कथा का संचालन, वह मृणाल के दुखों का साक्षी बनकर पूरी कहानी को एक संवेदनशील दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। मां एवं पति, सामाजिक रूढ़िवादिता,
प्रमोद की मां पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था और रूढ़िवादी सोच का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो सामाजिक मर्यादा को सर्वोपरि मानती हैं। देखिए, रूढ़ियों और समाज के विचारों और उनकी व्यवस्थाओं के बीच में वो भी संघर्ष कर रही हैं, और उन्हीं संघर्षों के बीच कौन पिस जाती है? मृणाल। मृणाल का पति उस पुरुष प्रधान मानसिकता का प्रतीक है जिसमें स्त्री की स्वतंत्रता और अधिकारों को बेहद सीमित माना जाता है। अन्य सहायक पात्र उपन्यास में समाज की विभिन्न मानसिकताओं को प्रस्तुत कर कथा को गति देते हैं। और भी बातें चलती रहती हैं साथ साथ में। परीक्षा रणनीति एवं महत्वपूर्ण प्रश्न, संभावित प्रश्न, त्यागपत्र के सहायक पात्रों का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर लिखते समय ये ध्यान में रखना है कि पात्रों के व्यवहारिक स्वभाव के साथ साथ जैनेन्द्र कुमार द्वारा प्रयुक्त उनकी प्रतीकात्मक भूमिका दोनों का विश्लेषण अवश्य करना चाहिए। मतलब हमें उत्तर लिखते समय ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें साथ साथ में लेखक के बारे में उनकी क्या सोच रही है, क्या विश्लेषण किया है, वो साथ में चलता रहे, तो उत्तर जो है वो हमारा प्रभावशाली बन सकता है। त्यागपत्र के प्रमुख विचार व्यक्तिवाद, नारी स्वतंत्रता और वैचारिक विद्रोह का सशक्त चित्रण करते हैं। विश्लेषण एवं सारांश। त्यागपत्र एक उत्कृष्ट विचार प्रधान उपन्यास है। इसका सबसे प्रमुख विचार व्यक्तिवाद है, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्र सोच और आत्मनिर्णय को अत्यधिक महत्व दिया गया है। नारी स्वतंत्रता इस उपन्यास का दूसरा प्रमुख पक्ष है, जहां स्त्री को केवल परिवार की भूमिका तक सीमित नहीं माना गया है। विद्रोह यहाँ कोई शारीरिक हिंसा नहीं है, बल्कि अन्याय और रूढ़ियों के विरुद्ध एक वैचारिक विरोध है। देखिए, विरोध करना ये नहीं है कि हम किसी से झगड़ा करना चाहते हैं या कोई बदले की भावना है, नहीं। रूढ़ियों को जो है उनको सिर्फ तोड़ना है कि रूढ़ियां हमें बांधती हैं, तो रूढ़ियों का सिर्फ विरोध करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन हमारी समझ जो है या हमारी सोच, हमारी रूढ़ियां जो है उसको अपनाने के लिए नहीं स्वीकार करती। वैचारिक प्रवाह एवं परिणाम व्यक्तिवाद, आत्मसम्मान, स्वतंत्र निर्णय और सामाजिक परिवर्तन। परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है, पर वो नियम जो है वो हमें रूढ़ियों को थोड़ा छोड़ना होगा। हम शिक्षित तो हैं, लेकिन शिक्षा के साथ साथ हम रूढ़ियों को छोड़ नहीं रहे हैं, तो ये अंतर्द्वंद्व जो है वो चलता रहता है। और यही हमारे लेखक इन पात्रों के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से विद्रोह का अर्थ है अन्याय के विरुद्ध विचारों का संघर्ष। पिछले वर्षों के प्रश्नों में त्यागपत्र में व्यक्तिवाद और नारी स्वतंत्रता पर टिप्पणी पूछी गई है। सर्वाधिक संभावित प्रश्न जो है वो ज्यादातर आपके यही वाला आता है कि त्यागपत्र में व्यक्तिवाद एवं नारी चेतना की अभिव्यक्ति स्पष्ट कीजिए। देखिए, आपको साथ साथ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज्यादातर पूछे जाते हैं वो भी बताए जा रहे हैं आपको, तो आप ध्यान में रखें। आगे चलते हैं। त्यागपत्र की भाषा, शैली एवं शिल्प, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और आत्मसंवाद की उत्कृष्ट प्रस्तुति। भाषा जो है वो सरल है। त्यागपत्र की भाषा अत्यंत सरल, साहित्यिक और भावपूर्ण है। जैनेन्द्र कुमार ने कठिन शब्दों की जगह सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति का प्रयोग किया है। देखिए, भाषा जो है वो बहुत ही सरल है, ताकि हमें समझने में आसानी रहे, और हमारे समाज से मिलती जुलती ही ये कहानी है, तो हमें बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाती है कि एक साधारण जो महिला है उसके मन में क्या अंतर्द्वंद्व चलते रहते हैं, और वो किस प्रकार रूढ़ियों और समाज की बीच में कैसे वो शिकार हो जाती है। मनोवैज्ञानिक शैली, इसकी सबसे बड़ी विशेषता मनोवैज्ञानिक शैली है।
इसमें पात्रों के मन के विचारों और सूक्ष्म भावनाओं का उत्कृष्ट विश्लेषण है। संवाद छोटे और गहरे अर्थपूर्ण है। विचार प्रधान शिल्प। उपन्यास का शिल्प आत्मसंवाद और आत्मविश्लेषण पर आधारित है। इसमें बाहरी घटनाओं की अपेक्षा पात्रों के आंतरिक मानसिक विकास को अधिक महत्व दिया गया है। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न, सर्वाधिक संभावित प्रश्न जो हैं वो ये हैं कि त्यागपत्र की भाषा शैली और कथा शिल्प की विशेषताएं बताइए। देखिए, ध्यान में रखने की बात यह है कि हमें क्या लिखना है। भाषा सरल है, शैली मनोवैज्ञानिक है और शिल्प आत्मविश्लेषण पर आधारित है। पीवाईक्यू में यह विषय प्रमुखता से पूछा जाता है और हमें लिखते समय यही ध्यान में रखना है कि मनोविज्ञान और आत्मसंवाद जैसे कीवर्ड्स का प्रयोग हमें करना है, जिससे क्या होगा, हमारा उत्तर जो है वो और भी प्रभावशाली हो जाएगा। त्यागपत्र वैचारिक विद्रोह और शिल्प। गहरा मन, जिसमें आता है कि मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। अभिव्यक्ति, आत्मसंवाद। अभिव्यक्ति क्या होती है? हमारे अंदर जो संवाद चल रहे होते हैं और हम उनको अभिव्यक्त करते हैं। परिणाम, वैचारिक विद्रोह, और उनके परिणाम यही निकलते हैं कि फिर हमारे विचारों में मतभेद होने लग जाता है। सहायक पात्र जो है वो प्रमोद हैं। त्यागपत्र का उद्देश्य एवं अंतिम त्वरित पुनरावृत्ति। उपन्यास का मूल संदेश, मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के आत्मसम्मान, स्वतंत्र चिंतन और नारी गरिमा की समाज में दृढ़ स्थापना करना है। इस उपन्यास का जो उद्देश्य है वो सिर्फ इतना ही है कि व्यक्ति के आत्मसम्मान और स्वतंत्र चिंतन और नारी गरिमा की समाज में दृढ़ स्थापना हो। रूढ़ियों का विरोध। जैनेन्द्र कुमार के अनुसार सामाजिक रूढ़ियां यदि व्यक्ति के विकास में बाधक बने तो उनका पुरजोर विरोध नितांत आवश्यक है। देखिए, जो रूढ़ियां हमें आगे बढ़ने को रोकें, उन रूढ़ियों को तोड़ देना या उनको छोड़ देना ही जरूरी है, वरना हमारा विकास तो रुक जाएगा। रूढ़ियां हमें बांधती हैं, उसमें विकास संभव नहीं होता, और जहां विकास नहीं होता वहां अंतर्द्वंद्व और विद्रोह की भावनाएं जो है वो पनपती हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। नारी के स्वतंत्र व्यक्तित्व, आत्मनिर्णय के अधिकार और व्यक्ति समाज के संबंधों का गहरा मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। त्वरित पुनरावृत्ति। लेखक जैनेन्द्र कुमार है, नायिका मृणाल है, प्रमुख विचार व्यक्तिवाद है, मुख्य विषय जो है वो नारी स्वतंत्रता है, शैली मनोवैज्ञानिक है, उद्देश्य आत्मसम्मान एवं चिंतन है। देखिए, हम बार बार आपको बता रहे हैं कि मुख्य बिंदु जो है वो यही है और इसी के इर्द गिर्द ये पूरा उपन्यास चल रहा है। सर्वाधिक संभावित प्रश्न जो हैं वो आपके ये हैं। मृणाल का चरित्र चित्रण कीजिए। त्यागपत्र में व्यक्तिवाद की अभिव्यक्ति स्पष्ट कीजिए। त्यागपत्र की भाषा एवं शैली की विशेषताएं लिखिए। त्यागपत्र के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। त्यागपत्र को मनोवैज्ञानिक उपन्यास सिद्ध कीजिए। मनोविज्ञान मतलब मन का विज्ञान, मन में क्या क्या चलते रहते हैं उसके आधार पर ही ये उपन्यास है, तो उसको हमें सिद्ध करना है। ऐसे जहां आपको दिखे कि यहाँ पर ये अंतर्द्वंद्व चल रहे हैं तो उनको स्पष्ट करना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अगले टॉपिक पर हम आते हैं। उपन्यासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, आलोचक एवं सांस्कृतिक इतिहासकार, जिन्होंने उपनिषदों के गंभीर दर्शन को लोक कल्याणकारी रूप प्रदान किया। प्रमुख उपन्यास उनके ये हैं। अनाम दास का पोथा। दार्शनिक एवं सांस्कृतिक महत्व। देखिए, अनाम दास का पोथा जो है उसमें क्या आया है, दार्शनिक एवं सांस्कृतिक महत्व लिया गया है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक उत्कृष्ट उपन्यास है जो प्राचीन उपनिषदों की गहन शिक्षाओं तथा मानव जीवन के सर्वोच्च आदर्शों को अत्यंत सरल और प्रवाहमयी भाषा में उद्घाटित करता है।
ज्ञान की सामाजिक सार्थकता। उपन्यास का मूल संदेश यह है कि केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। देखिए, क्या हम पुस्तकें तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जब तक उसको जीवन में नहीं उतारते हैं तब तक वो ज्ञान पर्याप्त नहीं है। उसका वास्तविक उद्देश्य समाज और संपूर्ण मानवता की सेवा तथा भलाई होना चाहिए। जब तक वो ज्ञान हमने अपने जीवन में नहीं उतारते हैं तो फिर उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं रह जाता है। और यही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है कि हमें वास्तविक जो हमारा उद्देश्य होता है ज्ञान का, वो यही होता है कि समाज और संपूर्ण मानवता की सेवा और भलाई ही होना चाहिए, तभी वो ज्ञान जो है वो सार्थक होता है। परीक्षा उपयोगी विश्लेषण। अनाम दास का पोथा, दर्शन प्लस संस्कृति प्लस मानवता। देखिए, सभी जो हमारे उपन्यासकार रहे हैं वह यही अंत में जाकर मानवता पर ही पुरजोर दे रहे हैं। विगत परीक्षाओं में उपन्यास का मूल परिचय, दार्शनिक पृष्ठभूमि एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी के विशिष्ट उपन्यासकार रूप पर केंद्रित प्रश्न पूछे गए हैं। आगे चलते हैं। अनाम दास का पोथा की कथा वस्तु। ज्ञान से मानव सेवा तक का प्रेरणादायक सफर। देखिए, ज्ञान हमें पुस्तकों से मिलता है, गुरु से मिलता है, हम कहीं से सुनकर भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन इसका सफर जो है वो क्या होता है? मानव की सेवा करना। और वहां तक का प्रेरणादायक सफर कैसा होता, वो इस उपन्यास के द्वारा हम देखते हैं। उपन्यास की कथा मुख्य रूप से रेक्व और जाबाला के जीवन से गहराई से जुड़ी हुई है। इस उपन्यास के द्वारा हम देखते हैं कि ये सफर कैसा रहा है। रेक्व्य अत्यंत ज्ञानी है, लेकिन वह केवल अपने ज्ञान तक सीमित नहीं रहना चाहता। वह जीवन का सही और व्यापक अर्थ समझने की निरंतर कोशिश करता रहता है। जावाला उसके जीवन में आकर उसे दिशा देती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य का जीवन केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई और समाज की सेवा के लिए है। कथा का विकास क्रम कैसे है? पहले रेकव्य है, ज्ञान की खोज की है, जावाला से मिलन हुआ, सेवा का मार्ग और मानवता का सफर। परीक्षा में पूछे जाने वाले मुख्य बिंदु देखिए। मुख्य पात्र रेकव्य का चरमोत्कर्ष और जापाला की प्रेरणादायी भूमिका का विशेष महत्व। मूल संदेश, ज्ञान केवल व्यक्तिगत संचय करने के लिए नहीं होता है, वरन निस्वार्थ सेवा और परोपकार के लिए होता है। देखिए, हम बोलते हैं हमें पता है या हम ये जानते हैं तक सीमित नहीं होता है। आप उसको अपने जीवन में, अपने व्यवहार में निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा के लिए, परमार्थ के लिए, परोपकार करें, मानवता की भलाई के लिए उसको काम में लें, तब वो ज्ञान सार्थक होता है। PYQ संदर्भ में रेकव्य आख्यान और उपन्यास की कथा वस्तु मुख्य रूप से बार बार पूछी जाती है। सर्वाधिक संभावित प्रश्न जो है वो आपका रहता है, अनाम दास का पोथा की कथा वस्तु लिखी। तो ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको बता दिए हैं। अनाम दास का पोथा उपनिषद पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि भूगी सत्य यानी ट्रुथ। सत्य क्या है? सच्चा ज्ञान मनुष्य को सत्य और सदाचार की ओर ले जाता है। सच तो यही है कि हमें सदाचार रहना चाहिए। सदाचार की ओर ही सच्चाई हमें ले जाती है, यही सत्य है। सेवा, सेवा वो है जो निस्वार्थ हो, जिसमें खुद का स्वार्थ ना हो, बदला ना हो। उस भाव से समाज के प्रति नैतिक कर्तव्यों का पालन करना ही सेवा है। ज्ञान, अज्ञान के अंधकार को मिटाकर आत्मविकास का मार्ग। जिस बात का हमें पता नहीं और जिस दिन हमें इसका ज्ञान हो, बोध हो, तो उसको मिटाकर हमें आत्मविकास का मार्ग चुनना चाहिए।
लोक मंगल, समग्र मानवता का कल्याण और आपसी आपसी सौहार्द यानी प्रेम से रहना, आपसी प्रेम से रहना ही लोक मंगल, कल्याण और ये जो बातें हैं वही असली ज्ञान है। अनामदास का पोथा दर्शन प्लस संस्कृति प्लस मानवता, ये सफर होता है यहां तक कि मानवता पर आकर ही हमारा ये सफर जो है वो पूर्ण होता है। रेकव्य आख्यान एवं जाबला का महत्व। जाबाला का महत्व, ज्ञान और प्रेरणा का अद्भुत संगम, पात्रों की भूमिका एवं वैचारिक परिवर्तन। पात्रों की इस उपन्यास में क्या क्या भूमिका रही है और क्या क्या वैचारिक विचारों में परिवर्तन हुए हैं वो देखते हैं। रेक्युवे इस उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय पात्र है। वह एक अत्यंत ज्ञानी और शांत स्वभाव का व्यक्ति है। उसका जीवन सादगी, उच्च ज्ञान और निस्वार्थ सेवा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। दूसरी ओर जावाला उसके जीवन में एक बड़ा वैचारिक परिवर्तन लाती है और उसे समाज के प्रति उसके वास्तविक कर्तव्यों का गहराई से एहसास कराती है। देखिए, रेकव्य ऋषि जो हैं वो बहुत ही ज्ञानी हैं, हर तरीके का उनको ज्ञान है, पर उस ज्ञान को समाज तक कैसे ले जाएं, मानव के कल्याण तक कैसे ले जाएं, वो जावाला ही उनके जीवन में आकर उनको बताती हैं। प्रमुख पात्र परिचय जो है वो रेकव्य ज्ञानी एवं सरल, जाबाला प्रेरणा का स्रोत। सांकेतिक भूमिका रेकव्य ज्ञान के ओर, जाबाला प्रेरणा के साक्षात प्रतीक हैं। परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न जो हैं वो ये हैं, रेकव्य और जाबाला की भूमिका स्पष्ट कीजिए। मुख्य संदेश जो है वो ये है कि केवल ज्ञानवान होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अर्जित ज्ञान का उपयोग लोक कल्याण और समाज के हित में करना भी नितांत आवश्यक है। देखिए, ज्ञान तो अर्जित हम कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन उसको जब तक लोक कल्याण के लिए या समाज के लिए हम काम में नहीं लाएं तो फिर वो तो हमारे तक ही सीमित रह गया। तो हमें उसको काम में लेना नितांत आवश्यक है। उपनिषद पृष्ठभूमि एवं दार्शनिक आधार। अनामदास का पोथा सत्य, ज्ञान, सेवा और लोक मंगल की शिक्षा। देखिए, सभी ज्यादातर उपन्यास जो हैं या कहानियां जो हैं, आत्मज्ञान जो है, आत्मकथाएं हैं, वो सब हमें यही बताती हैं कि हमें सत्य, ज्ञान, सेवा और लोक मंगल में ही कैसे काम में लेनी चाहिए। पहला है सत्य। सच्चा ज्ञान मनुष्य को सत्य और सदाचार की ओर ले जाता है। जीवन का वास्तविक ध्येय सत्य आचरण है। दूसरा है ज्ञान। उपनिषदों की महान शिक्षा जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर जीवन में आत्मविकास का मार्ग प्रशस्त करती हैं। फिर है सेवा। निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करना और समाज के प्रति अपने नैतिक कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना। अगला है लोक मंगल। समग्र मानवता का कल्याण, प्रेम और आपसी सौहार्द की भावना है। लेखक ने इसे भारतीय संस्कृति की विशेषता माना है। हमारे भारतीयों में एक विशेषता है कि हम कहते हैं ना, अतिथि देवो भव, और हमारा जो भारत है वो इसमें बहुत ही अग्रणी रहा है और पूरे परिवार को ही हम, पूरे समाज को हम परिवार मानते हैं। आगे चलते हैं, परीक्षा दृष्टिकोण एवं रणनीति। मुख्य प्रश्न, अनामदास का पोथा के दार्शनिक आधार पर प्रकाश डालिए। उत्तर लिखते समय हमें थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि उपनिषद का अर्थ ज्ञान, सत्य और सेवा का संगम है। उपन्यास का मूल आधार प्राचीन उपनिषदों की महान शिक्षा है, जिसे लेखक ने अत्यंत सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। महत्वपूर्ण कीवर्ड्स जो हैं वो आपके ये हैं कि उपनिषद पृष्ठभूमि, दार्शनिक आधार, सत्य, सेवा, मानवता, लोक मंगल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी।
अनाम दास का पोथा उपनिषद पृष्ठभूमि देखिए, हम डायग्राम से समझ सकते हैं कि सत्य, ज्ञान, सेवा, लोक मंगल, यही उपन्यास में इन बातों पर पुरजोर दिया गया है। अनाम दास का पोथा त्वरित पुनरावृत्ति और परीक्षा की तैयारी। मैं आपको इसमें मुख्य बिंदु फिर से दोहरान कर देती हूँ कि मुख्य क्या है। लेखक जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। मुख्य पात्र हमारा रेक्यव्य ऋषि हैं, रेक्व ऋषि हैं। प्रमुख पात्र जाबाला है। मुख्य विषय ज्ञान और सेवा है। आधार उपनिषद। उद्देश्य मानवता और लोक मंगल। रेकव्य और जावाला के चरित्रों के माध्यम से प्रेम, सेवा और लोक मंगल का अमर संदेश। सर्वाधिक प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो आपके ये हैं संभावित प्रश्न। अनाम दास का पोथा का परिचय लिखिए। रेक्व आख्यान का वर्णन कीजिए। जाबाला की भूमिका स्पष्ट कीजिए। उपन्यास का के दार्शनिक आधार पर प्रकाश डालिए। उपन्यास में उपनिषदों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। परीक्षा की दृष्टि से लेखक परिचय, कथा वस्तु और उपनिषद पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण विषय हैं। देखिए, आपको बहुत ही छोटे से छोटे तरीके से और बहुत सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि भाषा बहुत ही सरल है और ये चीजें हमारे समाज में चलती रहती हैं और हमारे समाज में सामने देखने को भी आती हैं और ये बातें हमारे परिवार में भी चलती रहती हैं कि पढ़ना ही और ज्ञान अर्जन करना ही सब कुछ नहीं होता है जब तक हम उसको व्यवहार में नहीं लाते हैं। और हमारा उस ज्ञान को व्यवहार में लाना सिर्फ एकमात्र है कि मानवता का कल्याण है और वो भी निस्वार्थ। तो ये सब चीजें हमारे जीवन में चलती रहती हैं तो हमें याद करने में बड़ी ही आसानी हो जाती है। रेकव्य का चरित्र चित्रण पढ़ते हैं। ज्ञान, विनम्रता और मानवता का सर्वोच्च प्रतीक। चरित्र एवं आदर्श। अनाम दास का पोथा का केंद्रीय पात्र रेकव्य एक अत्यंत ज्ञानी, शांत और सरल व्यक्ति है। उसके पास अथाह ज्ञान है पर वह अहंकार से कोसों दूर है। उसको घमंड नहीं है, ईगो नहीं है कि मुझे बहुत ज्ञान है। बहुत शांत है। वह सादा जीवन जीता है और लोगों की भलाई को ही अपना परम धर्म मानता है। लेखक ने उसके माध्यम से समाज में सेवा, त्याग, प्रेम और मानवता का एक बहुत ही ऊंचा आदर्श प्रस्तुत किया है। मुख्य बिंदु सरल जीवन, सेवा की भावना, मानवता का प्रतीक, अहंकार मुक्त, मतलब अहंकार रहित है, उनको किसी चीज का कोई घमंड नहीं है। एग्जाम के लिए जो आपके PYQ की जो है वो ये है कि रेकव्य का जीवन सूत्र ज्ञान, सेवा, विनम्रता। परीक्षा में जो महत्वपूर्ण टिप्स हैं वो आपके पिछले वर्षों के प्रश्नों में रेकव्य के व्यक्तित्व की विशेषताएं प्रमुखता से पूछी गई हैं और उत्तर लिखते समय आपको ये जरूर स्पष्ट करना है कि वास्तविक ज्ञान केवल पुस्तकों को पढ़ने में नहीं बल्कि अपने अर्जित ज्ञान को परोपकार और व्यवहारिक सेवा में लगाने में निहित है। देखिए, बार बार इस उपन्यास में इसी बात पर जोर दिया गया है कि पुस्तकों को पढ़कर हम ज्ञान तो अर्जित कर लेते हैं लेकिन इसको खुद तक सीमित रखना नहीं होता है, दूसरों की भलाई में लाने में होता है और व्यवहार में लाने में होता है। मानव कल्याण, लोक मंगल की कामना से कार्य करना चाहिए। आगे चलते हैं। सहायक पात्रों की भूमिका। जाबाला, ऋतंभरा, अनाम दास एवं अन्य सहायक पात्रों का साहित्यिक महत्व जो है वो क्या रहा है। प्रेरणादायक भूमिका। जाबाला, प्रेरणा। जाबाला की प्रेरणा क्या रही है रेकव्य के जीवन में। उपन्यास की अत्यंत महत्वपूर्ण महिला पात्र। वह बुद्धिमान, संवेदनशील और प्रेरणादायक व्यक्तित्व की धनी है जो रेकव्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। विवेक का प्रतीक। ऋतंभरा, ज्ञान। यह पात्र उपन्यास में शुद्ध ज्ञान, सत्य और विवेक का जीवंत प्रतीक है। वह कथा को आध्यात्मिक गहराई प्रदान करते हुए लेखक के दार्शनिक विचारों को स्पष्ट करने में
पूर्ण सहयोग करती हैं। सत्य का मार्गदर्शक अनाम दास, जिज्ञासु प्रवृत्ति। एक अत्यंत जिज्ञासु चरित्र जो जीवन के वास्तविक और गंभीर सत्य को जानना चाहता है। उसकी यह वैचारिक खोज मानवता और भारतीय सनातन संस्कृति का एक सशक्त संदेश प्रस्तुत करती है। परीक्षा में पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं वो बताते हैं आपको, और उस दृष्टि से आपको महत्वपूर्ण जो टिप्स वो है कि आपको परीक्षा में पात्रों की भूमिका के साथ साथ उनका प्रतीकात्मक अर्थ भी अवश्य लिखना चाहिए, जिससे उत्तर जो होता है वो प्रभावशाली बन जाता है। पीवाईक्यू में जावाला का चरित्र और अनामदास की भूमिका बार बार पूछी गई है। संभावित प्रश्न जो है वो आपका है, जवाला एवं अन्य सहायक पात्रों का चरित्र चित्रण कीजिए। देखिए, अनामदास का पोथा प्रमुख विचार, मानवता, सेवा और लोक मंगल का दर्शन। ज्ञान, सेवा, मानवता, लोक मंगल, आदर्श जीवन। उपन्यास का मूल दर्शन क्या है? मानवता। इस उपन्यास का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण संदेश मानवता है। यह उपन्यास हमें यह महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाता है कि एक अच्छा इंसान बनना केवल एक बड़ा विद्वान बनने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, विद्वान तो हम बहुत सारे अध्ययन करके बन जाते हैं, पर सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक अच्छा इंसान बनना। जब तक हम अच्छे इंसान नहीं बनेंगे तो वो ज्ञान तो धरा का धरा ही रह जाएगा। वो किसी के काम, जो चीज किसी के काम ही ना आए तो फिर उसका महत्व ही क्या रह जाता है। आपने सुना होगा, हम बहुत छोटे थे तब से ये सुनते आते हैं कि जो पेड़ बहुत ऊंचा हो और उसकी छाया ही ना मिले और फल ही ना मिले तो उस पेड़ का होने का महत्व ही क्या है। तो वो ज्ञान ही किस काम का जो लोक कल्याण के लिए या मानवता के लिए काम में ना आए। तो इसलिए सभी उपन्यासकारों ने और सभी कवियों ने ज्यादातर इन्हीं बातों पर जोर दिया है कि हमें एक अच्छा इंसान तो बनना ही चाहिए और परोपकार की भावना रखनी चाहिए निस्वार्थ भाव से। सेवा और ज्ञान। उपन्यास में सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। लेखक विस्तार से बताते हैं कि मनुष्य का जीवन तभी पूरी तरह से सफल है जब वह दूसरों की भलाई के लिए निरंतर लगातार कार्य करे। ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य केवल स्वयं आगे बढ़ना नहीं है बल्कि पूरे समाज का विकास करना भी है। प्रेम और लोक मंगल। प्रेम लोगों को आपस में जोड़ता है जबकि लोक मंगल का अर्थ पूरे समाज की निस्वार्थ भलाई है। एग्जाम में जो आपके पीवाईक्यू है वो देखिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से मूल मंत्र जो आपको दिया जा रहा है वो ये है कि ज्ञान का सही उपयोग समाज की सेवा में निहित है। पीवाईक्यू प्रश्न जो है, पिछले वर्षों के प्रश्नों में उपन्यास के प्रमुख विचार और लोकमंगल की भावना पर प्रश्न पूछे गए हैं। संभावित प्रश्न जो है वो ये है कि अनामदास का पोथा में मानवता और सेवा की भावना स्पष्ट कीजिए। मुख्य वर्ड्स जो आपके रहेंगे, शब्द जो रहेंगे वो ये है मानवता, सेवा, ज्ञान, प्रेम, लोकमंगल। मित्रों, आपको समझ में आ रहा होगा और बहुत ही सरल भाषा को प्रयोग में लिया जा रहा है। आगे चलते हैं। ज्ञान और प्रेरणा का संगम। ऋग्वेद ज्ञानी एवं सरल। जावाला जो कि प्रेरणा स्रोत हैं लोक मंगल के लिए बताया है उन्होंने, अर्जित ज्ञान का परोपकार में उपयोग करना। आगे चलते हैं। अनामदास का पोथा भाषा, शैली एवं शिल्प। दार्शनिक विषयों की सरल एवं सांस्कृतिक प्रस्तुति। महत्वपूर्ण कीवर्ड्स भाषा, शैली, शिल्प, दर्शन, संस्कृति। भाषा शैली जो है वो उपन्यास की भाषा अत्यंत सरल, साहित्यिक और बहुत ही प्रभावशाली है। लेखक द्विवेदी जी ने कठिन दार्शनिक विषयों को भी आसान व बोधगम्य शब्दों में समझाया है।
उपन्यास की शैली विचार प्रधान और वर्णनात्मक है। इसके संवाद छोटे, गहरे व अर्थपूर्ण हैं। कथा शिल्प। शिल्प की दृष्टि से कथा में दर्शन, संस्कृति और वास्तविक अनुभवों का सुंदर मेल है। उपन्यास पढ़ते समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई ज्ञानी गुरु जीवन का सही मार्ग समझा रहा है। यही सहज शिल्प और अनूठी प्रस्तुति इस संपूर्ण उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता है। इस उपन्यास में हमें ऐसे लग रहा है जैसे गुरु हमें जीवन का सही रास्ता बता रहा है और हमें सही ज्ञान दे रहा है। हमें जीवन में क्या करना चाहिए वो बता रहा है। परीक्षा रणनीति व पीवाईक्यू दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बिंदु सरल भाषा, विचार प्रधान और शैली दार्शनिक शिल्प। संभावित प्रश्न जो रहते हैं वो आपके हैं। अनाम दास का पोथा की भाषा एवं शैली का वर्णन कीजिए। उत्तर की संरचना आपको किस प्रकार से करनी है? जैसे पिछले वर्षों में भाषा, शैली और शिल्प की विशेषताएं बार बार पूछी गई हैं। लिखते समय हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के सहज दार्शनिक समन्वय और लोक कल्याणकारी भाषा शैली का विशेष उल्लेख करें तो उत्तर प्रभावशाली बनेगा। अनाम दास का पोथा, उद्देश्य एवं अंतिम पुनरावृत्ति। देखिए, हम आपको फिर से थोड़ा सा दोहरान करवा देते हैं ताकि समझने में आपको आसानी बनती रहे। इस उपन्यास का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को सत्य, ज्ञान, सेवा और मानवता का सही मार्ग दिखाना है। लेखक स्पष्ट रूप से बताते हैं कि केवल पढ़ लिख लेना ही जीवन में पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने अर्जित ज्ञान का, यानी जो ज्ञान हमने लिया है, उसका उपयोग समाज की भलाई के लिए करना चाहिए। रेकव्य, जाबाला और अन्य पात्रों के माध्यम से जीवन के आदर्श मूल्यों को बहुत ही सरल रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह उपन्यास भारतीय संस्कृति, उपनिषदों की महान शिक्षा और लोक मंगल की भावना का एक बहुत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत करता है। परीक्षा की दृष्टि से लेखक परिचय, कथा वस्तु, पात्र, प्रमुख विचार, भाषा शैली और उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक संभावित प्रश्न जो हैं वो आपके ये पूछे जाते हैं ज्यादातर। रेकव्य का चरित्र चित्रण कीजिए, जाबाला की भूमिका स्पष्ट कीजिए, अनाम दास का पोथा में मानवता की भावना स्पष्ट कीजिए। त्वरित पुनरावृत्ति, इसमें लेखक जो हैं वो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। मुख्य पात्र रेकव, प्रमुख पात्र जाबाला, मुख्य विचार मानवता एवं सेवा, आधार उपनिषद, उद्देश्य लोक मंगल और आदर्श जीवन। आपके ज्यादातर प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि उपन्यास की भाषा एवं शैली की विशेषताएं लिखिए। अनाम दास का पोथा के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ज्यादातर आपके यही प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं हम एक ऐसी लेखिका जो कि हमारे हिंदी साहित्य में या हिंदी में बहुत ही अहम भूमिका निभाती हैं, जिनका नाम है मनु भंडारी। उनका परिचय हम पढ़ते हैं। महाभोज प्रसिद्ध हिंदी लेखिका मनु भंडारी का एक अत्यंत चर्चित सामाजिक और राजनीतिक उपन्यास है। सरल भाषा और सशक्त प्रस्तुति के कारण यह हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। महाभोज, लेखक परिचय एवं सामाजिक राजनीतिक महत्व। उपन्यास का मूल कथ्य, यह उपन्यास भारतीय लोकतंत्र की वास्तविक स्थिति, राजनीति के पतन, सत्ता के लालच और भ्रष्टाचार को बेबाकी से सामने लाता है। बेबाकी मतलब स्पष्ट रूप से। इसमें दिखाया गया है कि राजनीति जनता की सेवा करने के बजाय केवल सत्ता पाने का एक भ्रष्ट साधन बन जाती है। और हम देखते ही रहते हैं, चुनावों के दौरान ये स्पष्ट हो जाता है। और हम समाचार भी सुनते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, तो हम इन राजनीतिक
राजनीति से, भ्रष्टाचार से, सत्ता से अवगत रहे हैं, तो कुछ स्पष्ट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन इस महाभोज पाठ से हमें स्पष्ट हो जाएगा। देखते हैं। कथानक का केंद्र साधारण ग्रामीण युवक विशेषर की मृत्यु से शुरू होने वाली घटनाएं हैं, जो राजनीतिक मुद्दा बन जाती है। देखिए, एक मृत्यु को भी हम किस तरीके से राजनीतिक मुद्दा बना लेते हैं, वो इसमें उजागर किया गया है। महाभोज, राजनीति, सत्ता, लोकतंत्र, भ्रष्टाचार। PYQ में महाभोज का परिचय, सामाजिक राजनीतिक महत्व और मनु भंडारी का उपन्यासकार रूप पूछा गया है। महाभोज की कथा वस्तु, विशेषर की मृत्यु और सत्ता का क्रूर संघर्ष। देखिए, संघर्ष तो जीवन में चलते ही रहते हैं। कुछ हमारे विचारों के संघर्ष हैं, कोई पारिवारिक संघर्ष हैं, किसी की नौकरी का संघर्ष है, किसी का सत्ता का संघर्ष है, और कुछ ना कुछ संघर्ष चलते ही रहते हैं। और ये संघर्ष जो है वो हमें किन्हीं लेखक द्वारा, उपन्यास, आत्मकथा द्वारा हमें उन संघर्षों से हमारा, कहते हैं ना, मिलना, तो इन संघर्षों से हमें कुछ सीखने को मिले तो हमें अच्छी बात है, और हम उनको जीवन में, व्यवहार में उतारें तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ये लेखक हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। विशेषर की मृत्यु, एक साधारण युवक की रहस्यमय मृत्यु से कथा का यथार्थवादी प्रारंभ। राजनीतिक विवाद, न्याय दिलाने के बजाय विभिन्न दल इसे निजी स्वार्थ का साधन बना लेते हैं। मतलब जो मृत्यु न्याय मांग रही है उसे न्याय तो नहीं मिलता, लेकिन अपने निजी स्वार्थों का साधन जरूर बना लेते हैं। चुनावी सत्ता संघर्ष, यह दुखद घटना धीरे धीरे चुनाव, गंदी राजनीति और मीडिया का केंद्र बनती है। मीडिया तो हम जानते ही हैं, हम देखते ही रहते हैं। यथार्थवादी विश्लेषण, आम आदमी बनाम राजनीति लाभ। यह उपन्यास बहुत ही यथार्थवादी ढंग से यह दिखाता है कि आम आदमी की समस्या से अधिक नेताओं को अपने राजनीतिक लाभ और वोट बैंक की चिंता रहती है। यही इस उपन्यास की सबसे बड़ी और कड़वी विशेषता है। एग्जाम में जो संभावित प्रश्न हैं वो ये पूछे जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से मुख्य कथा विशेषर की मृत्यु से शुरू होने वाला राजनीतिक संघर्ष। महत्वपूर्ण बिंदु आपके रहेंगे: विशेषर की मृत्यु, न्याय की मांग, राजनीतिक विवाद, चुनाव, सत्ता संघर्ष, जनता की अनदेखी। देखिए, यहाँ सब कुछ स्पष्ट हो गया है, इसलिए कुछ भी आपको अलग तरीके से नहीं बताया गया है। जो भी बताया जा रहा है वो इसी पाठ के शब्द हैं, तो आप इसको अन्यथा ना लें। महाभोज, सत्ता बनाम आम आदमी। यहाँ किसी के भी विचारों को या किसी भी कहते हैं ना, संघ को ठेस नहीं पहुंचाई जा रही है, क्योंकि ये जो पाठ में आया गया है सिर्फ उसको ही विस्तारित रूप में बताया जा रहा है। तो यहाँ किसी की भी फील्ड को चोट नहीं पहुंचाई जा रही है, तो इसको आप थोड़ा समझने का प्रयास करें। दा साहब, प्रतीक, सत्ता, चालाकी और भ्रष्टाचार। दा साहब जो हैं उनका पात्र उनकी चालाकी, भ्रष्टाचार और सत्ता को दर्शाता है। यथार्थ, विशेषर, विशेषर क्या है? वो प्रतीक है किसका? शोषित आम जनता का। यथार्थ, महाभोज प्रमुख घटनाएं एवं कथा का विकास। राजनीति, मीडिया और जनता की उपेक्षा का यथार्थ चित्रण। गांव में तनाव, चुनावी स्वार्थ, मीडिया का भटकाव, जनता की उपेक्षा। ये पूरा पाठ जो है वो पूरा आपको चित्रित करता है, पूरा दर्शाता है कि क्या होता है। गांव में तनाव व ध्रुवीकरण। विशेषर की संदेहास्पद मृत्यु के बाद गांव में तनाव बहुत तेजी से बढ़ता है। स्थानीय प्रशासन और प्रभावशाली लोग इस घटना को दबाने और मोड़ने का प्रयास करते हैं। चुनावी स्वार्थ व प्रशासनिक चक्रव्यूह।
चुनाव नजदीक होने के कारण सभी राजनीतिक दल जनता की सहानुभूति पाने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। असली संवेदनाओं को राजनीतिक लाभ के तराजू में तोला जाता है। देखिए, ये सब माहौल हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, तो ये पाठ समझना बहुत ही आसान है। मीडिया का भटकाव व असली मुद्दों का अंत। मीडिया घटना को तो उजागर करता है, लेकिन यथार्थ दिखाने के बजाय सनसनीखेज राजनीति में उलझ जाता है। अंततः असली सच्चाई पीछे रह जाती है और जनता उपेक्षित रह जाती है। परीक्षा के दृष्टिकोण से मुख्य प्रश्न जो हैं वो ये पूछे जाते हैं। महाभोज के कथा विकास का वर्णन कीजिए। मूल यथार्थ ये है, यह उपन्यास मात्र एक कथा नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति, प्रशासन और मीडिया के गठजोड़ का सजीव चित्रण है। कीवर्ड्स जो आपके मुख्य बिंदु हैं, शब्द जो हैं वो आपके गांव, चुनाव, नेता और मीडिया, प्रशासन, ये रहते हैं। महाभोज की सामाजिक व राजनीतिक पृष्ठभूमि। भ्रष्टाचार, राजनीति, भ्रष्टाचार, जातिवाद और लोकतंत्र की चुनौतियां। सामाजिक यथार्थ। जातिवाद का जहर। भारतीय ग्रामीण समाज में गहरे पेठे जातिवाद और वर्ग भेदभाव का अत्यंत कड़वा व वास्तविक चित्रण। ग्रामीण जीवन की दुर्दशा। विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर बुनियादी सुविधाओं, गरिमा और न्याय के लिए संघर्ष करता लाचार ग्रामीण समाज। देखिए, जहां तक पहली बात तो ग्रामीण जनजीवन ऐसा होता है जहां तक ये शहरी व्यवस्थाएं पहुंचती नहीं है। उनकी आवाज जो होती है, उनकी जो दुर्दशा होती है, वो प्रशासन तक पहुंचती नहीं है और उन्हीं के बीच में वो संघर्ष करता हुआ लाचारी जीवन जो है, ग्रामीण जीवन जो है, समाज जो है, उसको दर्शाया गया है कि वास्तविक स्थिति क्या होती है। वो सत्ता तक पहुंचती नहीं है और अंत में उनको न्याय भी नहीं मिलता है। उसी का ही संघर्ष इस पाठ में दिखाया गया है। आम जनता का शोषण। उपन्यास दर्शाता है कि स्वार्थी व्यवस्था के क्रूर चक्रव्यूह में पिसने वाली हमेशा सबसे गरीब और असहाय जनता ही होती है। जनता तो वैसे भी खुद को कमजोर समझती है कि हम प्रशासन के आगे कुछ नहीं कर सकते, और जब भी वो कुछ कभी कभार बोलने का प्रयास करती है तो उनको दबा दिया जाता है, उनकी आवाज को दबा दिया जाता है कि नहीं, तुम कुछ भी नहीं हो। राजनीतिक यथार्थ। भ्रष्टाचार व सत्ता लोलुपता। सत्ता की अंधी लालसा में नैतिक मूल्यों, आदर्शों और जनसेवा की भावना का पूरी तरह से बलि चढ़ जाना। कमजोर प्रशासनिक तंत्र। राजनेता और रसूखदारों के हाथों की कठपुतली बना लाचार पुलिस, प्रशासन और न्याय प्रणाली का ढांचा। कहीं ना कहीं प्रशासन भी किसी न किसी का कठपुतली बनकर रह जाती है, क्योंकि जो पावरफुल चीज होती है वो किसी न किसी को कठपुतली बना लेता है और उसको, उससे पीड़ित जो है वो समाज होता है। एक ऐसा कमजोर ग्रामीण होता है जिसका संघर्ष चलता रहता है। स्वार्थ केंद्रित राजनीति। जब राजनीति लोक कल्याण के बजाय केवल व्यक्तिगत स्वार्थ, जोड़ तोड़ और चुनावी लाभ का माध्यम बन जाती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, महाभोज की सामाजिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। लेखन रणनीति। परीक्षा में इस प्रश्न का उत्तर देते समय हमें ये ध्यान में रखना है कि भ्रष्टाचार, जातिवाद, सत्ता लोलुपता, प्रशासनिक कमजोरी, और याद रखें महाभोज समाज प्लस राजनीति, लोकतंत्र की समस्याएं। महाभोज लोकतंत्र का पतन। देखिए, हमने डायग्राम से हम समझते हैं कि जनता की उपेक्षा, चुनावी स्वार्थ, मीडिया का भटकाव, विशेषज्ञ की मृत्यु, प्रशासनिक निषिद्धता, इन सब से ही हम बड़े आसानी से इसको समझ सकते हैं। महाभोज का हम त्वरित पुनरावृत्ति करते हैं, हम इसको फिर से दोहरान करते हैं ताकि आपको फिर समझने में आसानी हो। उपन्यास का संदेश क्या है?
महाभोज केवल एक घटना की साधारण कहानी नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र और राजनीति की नग्न सच्चाई को सामने रखने वाला एक अत्यंत सशक्त उपन्यास है। विशेषर की मृत्यु से शुरू होकर पूरी कथा सत्ता, चुनाव, भ्रष्टाचार और प्रशासन की जो लचर कार्य प्रणाली है उसको पूरी तरह से उजागर करती है। मन्नू भंडारी ने यह कड़ा संदेश दिया है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब न्याय, ईमानदारी और जनता के अधिकारों का सच्चा सम्मान किया जाएगा। परीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके ये हैं: महाभोज का परिचय लिखिए, महाभोज की कथा वस्तु का वर्णन कीजिए, महाभोज की सामाजिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए, महाभोज को राजनीतिक उपन्यास सिद्ध कीजिए। देखिए, बार बार जब दोहरान हो रहा है तो आपके दिमाग में ये उत्तर तो घूम ही रहे होंगे कि हाँ, ये पहले भी ऐसा ही चलता था दौर, और अभी भी हमारे समाज में यही दौर चल रहा है, तो हमारे याद करने में बहुत ही आसान हो जाता है। पुनरावृत्ति कर देते हैं कि लेखिका कौन है। मनु भंडारी हैं। उपन्यास महाभोज है। मुख्य घटना विशेषर की मृत्यु। मुख्य विषय राजनीति और सत्ता है। प्रमुख समस्या क्या है? भ्रष्टाचार है। और यह उपन्यास संदेश क्या देना चाहता है? जनता का न्याय और लोकतंत्र की रक्षा। महाभोज के प्रमुख पात्र: दा साहब, लखन, विशेषर एवं अन्य पात्रों का प्रतीकात्मक अर्थ। पात्र और प्रतीकात्मक: महाभोज के सभी पात्र भारतीय समाज और राजनीति की अलग अलग कड़वी सच्चाइयों को दिखाते हैं। लेखिका ने इन पात्रों के माध्यम से यह स्पष्ट दिखाया है कि भ्रष्ट राजनीति में कई बार आम आदमी ही सबसे अधिक पीड़ित और शोषित होता है। मैंने पहले भी कहा ना कि सिर्फ वही पिसता है या शोषित होता है, पीड़ित होता है। विशेषर आम जनता का प्रतीक, एक साधारण ग्रामीण युवक है जिसकी रहस्यमयी मृत्यु पूरी कहानी का मुख्य आधार बनती है। दा साहब सत्ता का प्रतीक, सत्ता, चालाकी और भ्रष्ट राजनीति का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं। लखन ग्रामीण समाज का प्रतिनिधि, गांव के सामान्य और पीड़ित लोगों का प्रतिनिधि है। सुकुल एवं अन्य स्वार्थी मानसिकता, प्रशासन, राजनीति और समाज की अलग अलग स्वार्थी मानसिकताओं को सामने लाते हैं। जो आपके संभावित प्रश्न हैं महाभोज से पूछे जाने वाले प्रश्न, वो है कि महाभोज के प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण कीजिए। परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखने के लिए यह है कि विशेषर जनता का और दा साहब का सत्ता का प्रतीक है। PYQ विश्लेषण में आप जो है वो ये करेंगे कि पिछले वर्षों में जो प्रश्नों में महाभोज के प्रमुख पात्र विशेषर का चरित्र और दा साहब का चरित्र पूछा जाता है, उत्तर लिखते समय आपको सिर्फ ये बात ध्यान में रखनी है कि दोनों के बीच के वैचारिक संघर्ष को अवश्य लिखें। उनके बीच बीच में आप उनके विचारों का मतभेद जो है वो चलता रहता है, वो आप जरूर संघर्षों को के बातों को लिखते रहें, तो उत्तर जो है वो प्रभावशाली हो जाता है। महाभोज की प्रमुख समस्याएं: स्वार्थ, भ्रष्टाचार और लोकतंत्र का पतन। भ्रष्टाचार और स्वार्थ। उपन्यास की सबसे बड़ी समस्या राजनीति का अंधा स्वार्थ, व्यापक भ्रष्टाचार और सत्ता की अंधी लालसा है। जब लोकतंत्र केवल सत्ता प्राप्त करने का एक साधन मात्र बन जाता है, तब सबसे अधिक नुकसान आम जनता को होता है और वो बेबस जनता को सहना भी पड़ता है। सामाजिक जातिवाद। ग्रामीण समाज की अत्यंत जटिल समस्याओं और समाज में गहरे तक फैले जातिवाद का अत्यंत यथार्थवादी चित्रण किया गया है, जो चुनाव और राजनीति में शोषित वर्ग के दमन का हथियार बन जाता है। प्रशासन व मीडिया। प्रशासन की पूर्ण निष्क्रियता व संवेदनहीनता तथा जनहित के दायित्वों से विमुख मीडिया का नकारात्मक व उदासीन प्रभाव प्रमुख विषय है। सत्ता संघर्ष में सभी तंत्र केवल मोहरे बनकर रह जाते हैं। आपके एग्जाम में जो
सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं महाभोज से वो यही हैं कि महाभोज में चित्रित प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। और जो पिछले वर्षों में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं में महाभोज की प्रमुख समस्याएं, भ्रष्टाचार और राजनीति के यथार्थ चित्रण पर लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। उत्तर लिखते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि इन प्रमुख समस्याओं का थोड़ा थोड़ा वर्णन जो है वो जरूर करते रहें। जो आपके प्रमुख शब्द हैं वो आपके भ्रष्टाचार, सत्ता, राजनीति, मीडिया, प्रशासन, जातिवाद, ग्रामीण समस्याएं, इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द जो है वो पूरा आपका उत्तर जो है वो प्रभावशाली रहेगा। महाभोज भाषा, शैली एवं उद्देश्य। इसकी भाषा कैसी है, शैली कैसी है और उद्देश्य क्या रहा है। यथार्थवादी प्रस्तुति और सामाजिक जागरूकता। यथार्थवादी शैली एवं सरल भाषा। सरल एवं सहज भाषा है, आम पाठकों के लिए सुगम और प्रभावशाली अभिव्यक्ति। देखिए जिस तरीके से हम अभी तक हमने पढ़ा है तो भाषा बहुत ही सरल है और अभी यही दौर चल रहा है तो बहुत समझने में भी बहुत आसानी है। मनु भंडारी ने कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। यथार्थवादी प्रस्तुति है, समाज और राजनीति की वास्तविक और नग्न घटनाओं का जीवंत चित्रण मिलता है। प्रभावशाली संवाद। पात्रों के सर्वथा अनुकूल, स्वाभाविक और कड़े संवाद शैली को बल देते हैं। सच्चा उद्देश्य, जागरूकता, राजनीतिक सच्चाई का बोध, आम जनता को राजनीति के स्वार्थी और घिनौने चेहरों से पूरी तरह परिचित कराना। लोकतंत्र का संदेश, आम पाठकों और नागरिकों में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति गहरी सजगता पैदा करना। सामाजिक सुधार, शोषित वर्ग की पीड़ा को आवाज देकर समाज में न्याय के प्रति गहरी चेतना जगाना है। परीक्षा के लिए जो टिप्स हैं वो देखिए, प्रश्न पूछा जाएगा जैसे पिछले वर्षों में क्या क्या प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है वो यही पूछे जाते हैं। महाभोज की भाषा, शैली एवं उद्देश्य प्रमुखता से पूछे गए हैं। उत्तर लिखते समय आपको यही कहना है, लिखना है कि समय जो है सरल भाषा है, यथार्थवादी प्रस्तुति है और सामाजिक जागरूकता जैसे मुख्य शब्दों का प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। महाभोज यथार्थवादी शैली, सच्चा उद्देश्य, लोकतांत्रिक चेतना, सहज भाषा, कड़वा यथार्थ, सामाजिक जागरूकता। अगले पॉइंट पे आते हैं, संपूर्ण पुस्तक, त्वरित पुनरावलोकन। अब हम पूरी किताब को एक साथ देखते हैं, सभी उपन्यास का एक साथ विशेष। देखिए इकाई 2, प्रेमचंद, रंगभूमि। दूसरा आया हमने पढ़ा त्यागपत्र जो कि जैनेन्द्र कुमार द्वारा है। फिर आया इकाई 4 और 5 में अन्य उपन्यास हैं, विविध यथार्थ और संदेश, जिसमें अनामदास का पोथा है। फिर महाभोज है। रंगभूमि में हमने पढ़ा था कि मुख्य पात्र कौन है, सूरदास हैं। यह प्रसिद्ध रचना मुख्य रूप से सामाजिक चेतना और समकालीन जन समस्याओं पर गहराई से आधारित है। दूसरा हमने त्यागपत्र पढ़ा, उसके मुख्य पात्र जो है वो मृणाल हैं। यह मनोवैज्ञानिक उपन्यास सशक्त रूप से व्यक्तिवाद और नारी स्वतंत्रता के ज्वलंत प्रतीक को उजागर करता है। फिर हमने पढ़ा अनामदास का पोथा जो कि द्विवेदी जी द्वारा है। रेक्वे और जवाला के माध्यम से मानवता व निस्वार्थ सेवा तथा लोक मंगल का अनूठा संदेश दिया है। फिर अभी हमने पढ़ा था महाभोज जिसकी लेखिका मनु भंडारी हैं। मुख्य पात्र विशेषर हैं जिनकी मृत्यु के माध्यम से राजनीति, भ्रष्टाचार और लोकतंत्र के यथार्थ की प्रस्तुति की गई है। इकाई 1, उपन्यास सिद्धांत। इसके अंतर्गत उपन्यास का अर्थ, परिभाषा, विभिन्न तत्व, क्रमिक विकास और हिंदी के प्रमुख उपन्यासकारों का समय अध्ययन समाहित है। परीक्षा का मूल मंत्र जो है वो देखिए यही है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रत्येक उपन्यास का लेखक, उसकी कथा, मुख्य पात्र और अंतर्निहित मुख्य विचार, मूल संदेश याद रखना सर्वाधिक आवश्यक है। तुलनात्मक विश्लेषण, परीक्षा विशेष, उपन्यास, मूल विषय, प्रमुख पात्र व प्रतीक, परीक्षा रणनीति आपकी क्या रहेगी। देखिए रंगभूमि, सामाजिक न्याय, जिसमें सूरदास और सत्य और संघर्ष चला है।
उपन्यास त्यागपत्र, मूल विषय है व्यक्तिवाद, प्रमुख पात्र आपके हैं मृणाल, और मृणाल कौन है और उसका प्रतीक क्या है? नारी स्वतंत्रता के लिए है। अनाम दास का पोथा आपका उपन्यास है और उसका मूल विषय जो है वो मानवता व सेवा है। प्रमुख पात्र व प्रतीक जो है वो ऋक्व है, जो कि ज्ञान का सदुपयोग। महाभोज ये आपका उपन्यास है और मूल विषय जो है वो राजनीति व लोकतंत्र है। मुख्य पात्र विशेषण जो कि शोषित जनता है। अंतिम पुनरावृत्ति, परीक्षा रणनीति एवं महत्वपूर्ण संकलन। वन लाइनर रिवीजन। देखिए, हम आपको बहुत ही छोटे तरीके में बताते हैं। उपन्यास जीवन का गद्य रूप है। सूरदास संघर्ष का मृणाल नारी चेतना का रेकव्य का है, और रेकव्य ज्ञान और सेवा का है, और विशेषण आम जनता का प्रतीक है। महाभोज जो है वो राजनीति का यथार्थ चित्रण है। देखिए, आपको बहुत एक एक शब्दों में क्लियर कर दिया गया है कि कौन सा चरित्र जो है या पात्र जो है वो आपको किस ओर ले जा रहा है, इसमें किसका वर्णन हुआ है। सर्वाधिक संभावित प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो ये है कि उपन्यास की परिभाषा एवं तत्व, रंगभूमि में सूरदास का चरित्र, त्यागपत्र में मृणाल का चरित्र और व्यक्तिवाद, अनाम दास का पोथा में मानवता, सेवा और ऋक्व का चरित्र, महाभोज की कथा वस्तु, समस्याएं, सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि और भाषा शैली। तुलनात्मक विश्लेषण में जो है वो आपके है पात्र एवं उपन्यासों की तुलना। देखिए, इनमें सब में तुलना भी पूछी जाती है, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। तो वो आपका है रंगभूमि, तुलना सामाजिक न्याय, सूरदास सत्य और संघर्ष का प्रतीक। अनाम दास का पोथा में आपका है तुलना मानवता व लोकमंगल, ऋक्व ज्ञान एवं सेवा का प्रतीक। त्यागपत्र में तुलना व्यक्तिवाद, मृणाल आत्मसम्मान एवं नारी स्वतंत्रता की प्रतीक। महाभोज में तुलना है राजनीति व लोकतंत्र में तुलना, विशेषण आम जनता का प्रतीक। अंतिम परीक्षा रणनीति। देखिए, आपको बताया जा रहा है कि आपके उत्तर लिखने का तरीका क्या रहेगा। लेखन का आदर्श प्रारूप, उत्तर में सबसे पहले लेखक का नाम लिखेंगे आप, फिर कथा वस्तु का संक्षिप्त परिचय देंगे थोड़ा सा, उसके बाद मुख्य पात्र और प्रमुख विचार स्पष्ट करेंगे। अंत में भाषा शैली और उद्देश्य और निष्कर्ष जरूर लिखें। देखिए, हमने जिस तरीके से आपको बताया है, हमारा पूरा प्रयास यही रहा है कि आपको सरल से सरल तरीके से उस उपन्यास को, उस कथा को पूरा समझाया जाए, और आपके जो वर्तमान में और पहले में जो है उसका मिलान करते हुए या उसको जोड़ते हुए आपको बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास रहा है। तो आप निश्चिंत रहें, आप उत्तर जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। उत्तर लेखन का आदर्श प्रारूप जो है वो है निष्कर्ष एवं प्रासंगिक, भाषा एवं शैली, चरित्र, वैचारिक विश्लेषण, मूल विषय वस्तु, कथा, संक्षिप्त परिचय। आपको शुभकामनाएं हैं, बेस्ट ऑफ लक। आप बहुत अच्छे से जो है वो रिवीजन करें। आपकी क्लास जो है वो आपकी आज तो आपको जो है वो रिकॉर्डिंग क्लास मिली है, कल आपको लाइव क्लास थी, तो आप कल जो है उसको स्टोर कर चुके होंगे, सेव कर चुके होंगे, तो आप उनका रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं आपको। राधे राधे।